जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हमने मॉक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस फ्लुएंसी से उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और किस कैपेबिलिटी से हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितनी हमारी एक्यूरेसी आ रही है। तो फॉर दैट रीज़न वी विल बी स्टार्टिंग विद फर्स्ट प्रियोरिटी टू आवर क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट कि अगर हम पहला क्वेश्चन पेपर 2021 का ही उठाएं। So these are the questions which we will be starting from NDA 1 2021. So let's come to the first question. मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो उसी को लेके मैं थोड़ा प्रोसीड करूँगी और कुछ क्वेश्चंस में उस चीज़ को कैसे फॉलो करना है वो आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हर स्माइल वॉज कंटीजियस। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग कि जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो पहले उसमें देखिए दिया क्या हुआ है। सिंपली उन्होंने सबसे पहले हाईलाइट करके अगर कोई वर्ड दिया होता है तो वो होता है नियरेस्ट इन मीनिंग। नॉर्मल एग्जाम से यूपीएससी क्यों अलग है, यहीं पे सबसे पहले इस चीज़ को हम देख सकते हैं। नॉर्मल एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट सिनोनिम पूछा जाएगा, जिसका मतलब होगा कि जस्ट एग्जैक्टली विद द सेम मीनिंग इट इज़ गिविंग। बट जब आप नियरेस्ट इन मीनिंग पे आते हैं तब उसका मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग अलग अलग सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज भी होता है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका क्या मतलब निकल रहा है हम उसको देखेंगे। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, हर स्माइल वॉज कंटेजियस। अगर कोई इसको रीड करेगा तो उसको लगेगा कि स्माइल की बात है, स्माइल तो एक पॉजिटिव चीज़ है, तो वो कंटेजियस वर्ड आ रहा है। अब इन केस हम इसको पहले ऐसे डील करेंगे कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। हर स्माइल वॉज कंटेजियस, स्माइल इज अ पॉजिटिव वर्ड। नाउ कंटेजियस पे आते हैं। हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एरोगेंट भी हो सकती है स्माइल, क्योंकि इंसान की स्माइल में एरोगेंस हो सकती है। देन डिसरिस्पेक्टफुल, इट कैन बी द आंसर। सार्केस्टिक एंड कैचिंग। बट अब एक चीज़ मैं आपको रेफर करूंगी, इफ़ यू आर अ रीडर ऑफ न्यूज़पेपर तो आपने कोविड टाइम में एक लाइन बहुत फेमस सुनी होगी, कोरोना वायरस इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, या पर्टिकुलर कोविड इज़ कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस मतलब होता है कोई चीज़ जो स्प्रेड करती है, बट यहाँ पे इस चीज़ चूँकि स्माइल पॉजिटिव है तो कंटेजियस का मतलब है कैचिंग। That means her smile is very catching. As soon as that person or that girl or that man is smiling, वो चीज़ सब में स्प्रेड हो रही है और सब उस इन्फेक्शियस एनर्जी है उसमें, उसकी स्माइल में। तो यहाँ पे एरोगेंट तो नहीं हो सकता, सार्केस्टिक भी नहीं हो सकता। सार्केस्टिक का मतलब होता है व्यंगात्मक हंसी। दैट मीन्स आप किसी पे मजाक बनाकर जब हंस रहे हो। ना डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। बचता क्या है, कैचिंग। सो अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन थे जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते थे कि डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं हो सकता, एरोगेंट नहीं हो सकता, सार्केस्टिक क्योंकि हो सकता है आधे बच्चों को इसका मतलब ना पता हो इसलिए वो कंफ्यूज हो, और फाइनल बचता है कैचिंग। सो द राइट आंसर इज कैचिंग। और कंटेजियस वर्ड का मतलब ही होता है एनीथिंग विच इज स्प्रेडिंग। सो व्हाट इज स्प्रेडिंग इज कैचिंग। दैट मीन्स हर स्माइल इज वेरी कैचिंग इन नेचर, कि उसकी स्माइल को देख के सब लोग स्माइल करने लगते हैं। नाउ I think you have understood this question. Now we will proceed with the same concept to the next question. Her dynamic nature impressed everyone. Again, her dynamic nature impressed everyone. Now just tell me, impressing word एक positive word है। अगर उसका नेचर किसी को impress कर रहा है तो वो कोई नेगेटिव चीज़ तो कभी भी किसी को impress नहीं करती। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, क्या कभी किसी को jealous impressive लग सकती है? नहीं, for sure ये ऑप्शन तो नहीं है। Next, enduring. This spelling is wrong, I am just correcting it. It is enduring. Enduring होता है जब हम किसी चीज़ को लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि इट इज़ अ वेरी enduring विनिंग मोमेंट फॉर मी, कि ये मोमेंट मेरे साथ बहुत समय तक रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी मतलब कोई चीज़ बहुत एक्टिव है और हम बाय टाइम उसको चेंज होता देखते हैं। जैसे अगर हम बायो को देखें तो बायो में हम इवोल्यूशन से क्या समझते हैं कि जैसे जैसे वेरिएशन आती है अलग अलग स्पीशी आती है, उसी से रिलेटिंग ये वर्ड दिया हुआ था। अब आता है जेलस हो नहीं सकता। पॉजिटिव वर्ड एक बच रहा है अटेंटिव और एक बच रहा है इवोल्यूशनरी से आया हुआ। अब एंड्योरिंग वर्ड है लॉन्ग लास्टिंग, तो वो तो इस मतलब के हिसाब से नहीं सेट बैठ रहा, तो यानी बचा अटेंटिव, जो कि आंसर है नहीं, क्योंकि अटेंटिव मतलब तो अटेंशन देना होता है, और इम्प्रेस्ड हो रहा है उसका डायनेमिक नेचर। डायनेमिक मीन्स द पर्सन हु इज डिफरेंट इन पर्सनैलिटी। आप किसी भी कोई बड़ा पर्सनैलिटी की डेथ होती है तो आप हमेशा ये वर्ड यूज होता वो सुनेंगे, डायनेमिक इन, ही वॉज वेरी डायनेमिक इन नेचर। दैट मीन्स ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, ही वॉज हैविंग द इवोल्यूशनरी नेचर। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो इवोल्यूशनरी जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। हमें एंड्योरिंग वर्ड दिया था, हमने एक क्वेश्चन के साथ 4 वर्ड कैसे सीखे अब आप देखिए।
एंड्योरिंग का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई चीज़ हम सीख रहे हैं या कोई चीज़ हमारे साथ कनेक्टेड है। अब अगर मैं उसको नेगेटिव में यूज़ करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि शी वॉज एंड्योरिंग दिस पर्टिकुलर डिजीज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो ये नेगेटिव में है। यानी सेंटेंस डिसाइड करता है कि उस वर्ड का करेक्ट मीनिंग क्या है। हमारा वर्ड अकेले इतना कैपेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, इसीलिए वो हमेशा नियरेस्ट इन मीनिंग वर्ड यूज़ करता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जेलस हो नहीं सकता क्योंकि इंप्रेशन जेलस से कोई भी इंप्रेस नहीं होगा। अटेंटिव वर्ड बच रहा था और इवोल्यूशनरी। अटेंटिव इज नॉट गोइंग गेटिंग वेरी क्लोजेस्ट टू द मीनिंग, सो लेफ्ट इज इवोल्यूशनरी विच मीन्स विच इज कमिंग बिकॉज ऑफ वेरिएशन, जो कि एक्टिव प्रोसेस है, तो वो इवोल्यूशनरी को दिखा रहा है। अब पॉइंट आता है मैम डायनेमिक का एक्चुअल मतलब था क्या? तो डायनेमिक का एक्चुअल मतलब यही होता है द पर्सन हु इज वेरी एक्टिव एंड फुल ऑफ एनर्जी। फाइन, आई थिंक अब किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा या इससे कनेक्टेड कोई भी वर्ड जब वो सुनेगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप बता देगा कि हाँ इसको मैंने कहीं तो सुना था या कहीं तो मेरे को ये हमेशा के लिए याद हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। नाउ ट्रिकी स्टेटमेंट, कोई अपनी डेस्टिनी को लेमेंटिंग कर रहा है। अब मुझे चूंकि इसका मतलब पता है तो मे बी आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज सीइंग दिस वीडियो, हर कोई बच्चा इतना टैलेंटेड नहीं है कि उसको, या इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि उसने उस मीडियम से पढ़ा हो कि उसको एक्चुअल में वो वर्ड हिट करे, या ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करता है उसको इतने डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आते हो। सो जस्ट न्यूट्रलाइज योर सेल्फ एंड जस्ट गिव इट अ लुक। शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। नाउ अगर हम क्वेश्चन को देखें तो कोई अपनी डेस्टिनी के बारे में अगर बात कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, कोई अगर अपनी डेस्टिनी के बारे में बात कर रहा है तो क्या कर सकता है? या तो पॉजिटिव बात करेगा या नेगेटिव करेगा, बट सेंटेंस में कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि पॉजिटिव है या नेगेटिव बात है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या वर्ड्स हमें ट्रिक कर सकते हैं। देखिए, मेकिंग हर डेस्टिनी भी हो सकता है, सेलिब्रेटिंग हर डेस्टिनी उतना सूट नहीं कर रहा है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज सेलिब्रेटिंग इज नॉट कनेक्टिंग विद द सेंटेंस। ब्लेमिंग हर डेस्टिनी नेगेटिव वर्ड है, पहले तो ये देख लीजिए, ठीक। उसके अलावा बिमोनिंग का मतलब हमें पता नहीं है, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पे करता है ब्लंडर, दैट मीन्स वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जाता है। सो फॉर दैट रीजन हमें जब वर्ड्स को पढ़ना है तो इसे इस तरह से पढ़ना है कि हमारे 10 क्वेश्चन से हमारे 100 सिनोनिम्स या 10 क्वेश्चन से एटलीस्ट 20 सिनोनिम्स तैयार हो जाए, है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, सेलिब्रेटिंग आंसर है नहीं, बिमोनिंग मेकिंग बचता है। अब बिमोनिंग का मतलब अगर मुझे पता है कि बिमोनिंग का मतलब होता है टू एक्सप्रेस ग्रीफ अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके जब हम बहुत दुखी होते हैं ना तो हम बिमोनिंग बोलते हैं। आप ऐसे करके उसको याद कर सकते हो कि हम मौन कब करते हैं या मौन में कब रहते हैं या 2 मिनट का मौन कब देते हैं, जब हम दुखी होते हैं या किसी चीज़ का हमें ग्रीफ होता है, तो उससे आप बिमोनिंग याद कर सकते हैं। अब आता है कि सेलिब्रेटिंग तो यानी है नहीं, बिमोनिंग का मतलब हमें पता चल गया, ब्लेमिंग का मतलब भी तो नेगेटिव है, तो यानी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, बचे क्या 2 पॉजिटिव। अब पॉइंट आता है कि लेमेंटिंग का मतलब होता है कोसना, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता नहीं होगा पेपर में, बट अब क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको रिस्पॉन्स देंगे। द वर्ड लेमेंटिंग मीन्स टू एक्सप्रेस ग्रीफ और सॉरो, कि कोई अपनी किस्मत को कोस रहा है, तो ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया। इससे हमने याद कितने कर लिए? 4 वर्ड्स, और हमने एक टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी क्रैक कर ली कि हमें क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ओके फाइन, नाउ आई थिंक यू हैव गॉट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम डिस्कस 10 ही करेंगे अपने वीडियोज़ में, बट उसकी क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी हर जगह से, चाहे आप कंपेयर कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, under his leadership the company grew in organic manner. Now organic is a biological word. Now see, whenever a biological word is used in English, उसका मीनिंग वही रहता है बट यूज़ करने का सेंस चेंज हो जाता है। अब ऑर्गेनिक को हम कैसे समझते हैं? ये अभी शुरू किया था सर, 1 सेकेंड, स्टार्ट करूँ? ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको कितना क्लियरली दिखा रहा है, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन ऑर्गेनिक मैनर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बच्चे को करना ही करना है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। क्यों? रीज़न सुनिए। पहली बात तो लीडरशिप की बात हो रही है,
उसके बाद क्या बोला, ग्रीव, ग्रीव मतलब पॉजिटिव चीज़ हुई, यानी उसकी लीडरशिप में कोई चीज़ पॉजिटिवली बढ़ रही है। और ऑर्गेनिक मैनर का मतलब हमें नहीं पता था, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि लीडरशिप में कोई चीज़ बढ़ रही है तो ऑर्गेनिक मतलब कुछ पॉजिटिव ही होगा। अब पॉजिटिव जैसे ही हमने इस वर्ड को मार्क किया, बिकॉज ऑफ आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, अनयूजुअल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अनयूजुअल तो एक नेगेटिव वर्ड है। जिस भी वर्ड के आगे अन लग जाता है, MAL लग जाता है, वो सारे वर्ड नेगेटिव जाते हैं। DE लग जाता है, वो सारे वर्ड नेगेटिव सेंस में जाते हैं। डिग्रेड, डिप्रूव, ठीक है, अनयूजुअल, अनएक्सेप्टेबल। उसी तरह से अब आते हैं नेचुरल बचा, स्पीडी बचा और डिसिप्लिन्ड बचा। डिसिप्लिन भी पॉजिटिव वर्ड है, डिसिप्लिन आंसर हो सकता था क्योंकि लीडरशिप में यूज होता है, स्पीडी भी हो सकता था, बट पॉइंट सोचिए। ऑर्गेनिक हम कैसे बोलते हैं, अगर हम एक बेसिक अप्रोच लगाएं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम क्या समझते हैं, मतलब कोई चीज़ जो नेचुरली कल्टिवेट की गई हो। सेम वे दिस आंसर ऑल्सो गोज रिलेटिंग टू दिस वर्ड दैट इज नेचुरल एंड दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने एक वर्ड से 4 वर्ड्स को भी पढ़ लिया और उस वर्ड के मीन सेंटेंस में उस वर्ड का मीनिंग कैसे यूज हो रहा है वो भी आपको समझ में आ गया। Remember it forever, whenever there is a biological word in a sentence which is asked and which has been asked in many questions, I will make you believe in that by showing the questions. तब आप ये समझिए कि उस क्वेश्चन को उसी के मीनिंग के हिसाब से डील करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस विच इज प्रेजेंटेड टू यू इन द क्वेश्चन पेपर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। His charm lies in his oratory. Now, this type of question, if you have seen my video which was recently posted, then you must be remembering this. और अगर नहीं देखा है तो please give it a look. You will easily able to connect to this video also. His charm lies in his oratory. Charm is a positive word. Okay? ये सबको पता है। charming हम word use करते हैं normally English में भी, he is very charming या he was very charming, she was very charming. Charming means the person who is very attractive or fascinating, the person who is very acceptable to you. Okay, अब in his oratory, charm positive word था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, word आया deceit. I am 100% sure कि कम से कम 60% बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होगा, but don't worry, let's see the question first. फिर आया eloquence, ठीक है, फिर आया nobility. Nobility is a positive word. He is charming in his looks या his charm lies in his looks. आधे बच्चे ये एरर लगाएंगे जो कि गलत है, बिकॉज आपको क्वेश्चन की डेप्थ को समझना है। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल एग्जाम। यूपीएससी गोज इन डेप्थ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कितना इंटरनली क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। बच्चे आधे इसमें लगा के गलत करेंगे। अब आपको अपना माइंड कैसे चलाना है, ओरेटरी का मतलब मुझे नहीं पता तो मैं कैसे कह दूँ कि चार्म लुक्स के बारे में ही कह रहा है। एंड ऑन दैट डे आई टोल्ड यू ओरेटर वर्ड अगर आप पेपर रीड करते हैं, दैट्स वाई इन आर Target Defense Academy we have daily newspaper available in the library section, जिसमें बच्चे आगे जाके उसको इसीलिए रीड करते हैं so that they come very friendly with the new words. Now coming back to our topic, oratory का मतलब होता है, अगर हम इसका मेन पर्सन के अकॉर्डिंग लगाएं तो ओरेटर। फॉर एग्जाम्पल हिटलर हुए या कोई भी लीडर हुआ, वो हमेशा ओरेटरी स्किल से सबसे पहले अपनी जितने भी लोग होते हैं उन पर कमांड पाता है। तो ओरेटरी एक लीडरशिप की सबसे बड़ी हैबिट है जो कि हम एसएसबी में पावर ऑफ एक्सप्रेशन में भी देखते हैं। तो ओरेटर मतलब जिसको अच्छी स्किल है बोलने की, यानी स्पीकिंग स्किल्स जिसकी इतनी अच्छी हैं कि वो लोगों को इफेक्टिव बनाती हैं। नाउ नोबिलिटी कैन नॉट रिलेट विद इट, नाउ यू कैन कनेक्ट समवेयर। ओरेटरी का मतलब अगर ये है तो नोबिलिटी तो उससे नहीं जा रहा है, क्योंकि नोबल मीन्स रिलेटेड टू नेचर, कि पर्सन का नेचर कैसा है। डिसीट पे आते हैं। अब डिसीट आपको नहीं पता, लेकिन अब इसी जगह मैं आपको एक और वर्ड याद करा रही हूँ, यू शुड बी रिमेंबरिंग इट फॉर एवर। इसका अगर एंटोनिम बोला जाए तो वो होता है कंसीट, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में आपको फिर मिलेगा, इसलिए मैंने आपको यहीं पे इसको थोड़ा सा एक्नॉलेज में डाल दिया। अब देखिए लुक्स तो था नहीं, नोबिलिटी था नहीं। मैंने पहले ही बताया था यूपीएससी हमेशा आपको 2 ऑप्शंस में बहुत ट्रिक करेगा। डिसीट का मतलब नहीं पता है, इलोक्वेंस का मतलब नहीं पता है, लेकिन इसके आगे क्या लगा, एक और बात बताई थी कि किसी भी वर्ड के आगे डी लगता है तो दैट मीन्स नॉट डी, इट इज़ DE, तो वो नेगेटिव हो जाता है। वर्ड तो पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव। नहीं भी पता है तब भी आपको इसका मतलब पता चल जाएगा अगर आपको इसका थोड़ा बहुत भी आइडिया है। तो अब आपने देखा कैसे आपके 4 ऑप्शंस के साथ साथ आपका एक मेन क्वेश्चन का क्वेश्चन और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट कितनी अच्छी हो गई ना। अब इसको एक बार लुक दीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ।
नाउ सी दिस क्वेश्चन, शी इज़ अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, फाइन। पैट्रॉन वर्ड थोड़ा नया लग रहा है, अब मैं इससे रिलेटेड आपको 2 वर्ड बता देती हूँ। आपने पैट्रोनाइज सुना होगा, सुना होगा? नहीं सुना है तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग जैसे ही शुरू करेंगे वैसे ही आपको इस चीज़ों का थोड़ा रियलाइजेशन होगा, या आप बुक्स को रीड करते हैं तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। शी इज़ अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि आर्ट एंड कल्चर कुछ ऐसा सब्जेक्ट है और शी इज़ पैट्रन, यानी उससे रिलेटेड कुछ उसकी सब्जेक्टिविटी बताई जा रही है कि उसमें कुछ खासियत है उस आर्ट एंड कल्चर को लेके। नाउ अब वो एडमायरर भी तो हो सकती है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर कैसे हो जाएगी? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर तो कब से चला आ रहा है, किसी भी रिलीजन का, किसी भी कस्टम्स का, कल्चर हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, रिचुअल्स हो गए, ये सब आर्ट एंड कल्चर में ही आते हैं। तो ये वाला एंटरप्रेन्योर तो ऑप्शन नहीं है। नाउ कमिंग टू क्रिटिक, क्रिटिक इज नेगेटिव वर्ड बिकॉज दैट पर्सन इज अपोजिंग समथिंग, दैट मीन्स वो गर्ल जो होगी आर्ट एंड कल्चर को अपोज करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं जा रहा है हमारे मीनिंग को, ठीक है। अब आता है बैकर। एडमायरर पॉजिटिव है, बैकर मतलब होता है बैकअप देना, जैसे हम कहते हैं ना हमारा बैकअप प्लान क्या है, उसी तरह से बैकर होता है कि किसी का सपोर्ट सिस्टम क्या है, अगर वो वहाँ से किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैट्रॉन का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने पापा मम्मी के वंशज हैं, उसी तरह से पैट्रॉन होता है। तो आर्ट एंड कल्चर की अगर वो पैट्रॉन है, दैट मीन्स कि वो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रही है, उस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, दैट्स वाई उसको पैट्रन बोला गया। आप एडिटोरियल सेक्शन जब द हिंदू का रीड करेंगे, या हमारी अकेडमी में बच्चों के से आप किसी से भी मिल लीजिए, उनको द हिंदू पढ़ने की आदत है, बिकॉज हमारा सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे जिसमें वो पढ़ते हैं उस चीज़ को, तो वो उससे रिलेट और अच्छा कर पाते हैं। तो पैट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि उस चीज़ को वो लाइफ में यूज़ कर रहा है, तो पैट्रनाइज भी वर्ड यूज़ होता है उसके लिए। अब यहाँ पे आपके 2 वर्ड तैयार हो गए। नाउ क्रिटिक हो गया जो अपोज करता है, एंटरप्रेन्योर बहुत फेमस वर्ड है, 2-3 साल से आपने फ्रेंडली सुना होगा इस वर्ड को। एंटरप्रेन्योर मीन्स द पर्सन हु इज स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक एंड इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिमसेल्फ फॉर ऑल द थिंग्स ही हैज़ टू सस्टेन इन हिज लाइफ। नाउ बैकर मीन्स होता है, अब बैक वर्ड है तो किससे आ रहा है? बैकअप से ही आ रहा है। तो बैकर मीन्स जो पीछे से उसको सपोर्ट करता हूँ, दैट मीन्स कि शी इज पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर मीन्स शी इज सपोर्टिंग आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम दी बैक टू अपलिफ्ट इट और टू प्रमोट इट। Arrogance is a, now 7th question is arrogance is the hallmark of his nature. Now again see, every sentence will always give you indication, they are not that bad कि वो आपको indicate ना दे कर रहे हो। तो सिंपली कह रहा है एरोगेंस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। अब इतना तो हमें पता है कि अगर हम यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनडीए जो कि यूपीएससी ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं, ठीक है, वो हमेशा एरोगेंस तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको उसका मतलब पता हो। तो एरोगेंस मतलब होता है जो थोड़ा सा प्राउड फील करे इन द नेगेटिव वे, दैट मीन्स ही इज़ वेरी एरोगेंट और ही फील्स वेरी प्राउड ऑफ समथिंग एंड ही ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस दैट टू अदर पीपल कि देखो मैं कितना प्राउड हूँ उस चीज़ को लेके, या उसके पास कोई चीज़ बहुत एक्सेस में है तो उस चीज़ को लेके बहुत नेगेटिवली प्राउड फील करता है, ठीक है। नाउ एरोगेंस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। हॉलमार्क क्या होता है? हम कहते हैं ना हर चीज़ का हॉलमार्क होता है, मतलब सिंबल होता है। तो नेचर का हॉलमार्क मतलब उसकी आइडेंटिटी ही उसकी एरोगेंस से जानी जाती है, ठीक है। अब आ गया एरोगेंस नेगेटिव वर्ड है। कंसर्न तो एक अच्छी बात होती है, कंसर्न अगर कोई रख रहा है, कंसर्न मीन्स द पर्सन हु केयर्स फॉर अदर पीपल एंड इज वेरी अवेयर अबाउट अदर पीपल्स राइट एंड रॉन्ग थिंग्स। तो उसी तरह से कंसर्न तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एरोगेंस एक नेगेटिव वर्ड है। आप हर वर्ड याद नहीं रख सकते बट आप उसका कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। कंसीट अभी मैंने आपको पढ़ाया था, इसका अपोजिट पीछे वाले में ही पूछा गया था, दैट वाज डिसीट। डिसीट मतलब किसी को धोखा देना, कि परपिट्रेटर या फिर हम उसको ट्रेटर के फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है अनप्रिटेंशियस। द वर्ड इज ऑलरेडी हैविंग अन इन इट। अन मैंने अभी बताया था जहाँ लगता है वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, मतलब प्रिटेंशियस मतलब जो कुछ प्रिटेंड करता हो और अन मतलब जो प्रिटेंड ना करता हो। तो एरोगेंस तो नेगेटिव वर्ड है, वो अनप्रिटेंशियस कैसे हो सकता है? अनप्रिटेंशियस मतलब जो सिंपल हो नेचर में, तो एरोगेंस के साथ तो नहीं जा रहा है। बचता क्या है? सिंप्लिसिटी। क्या सिंप्लिसिटी आंसर होगा? सिंप्लिसिटी तो नहीं होगा। तो इसमें जो आंसर जाएगा मेन हमारा जाएगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन कंसीट कर रहा है, ठीक है, ही इज शोइंग प्राइड इन हिमसेल्फ। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, शी अंडरटूक अ रिकग्नाइजेंस ऑफ द एंटायर इशू। नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मिलिट्री। आपने अगर कभी भी लाइफ में मिलिट्री की कोई भी बुक पढ़ी है तो ये इस वर्ड के बिना वो बुक पूरी नहीं होती है। रिकग्नाइजेंस मीन्स मिलिट्री ऑब्जर्वेशन करना,
यानी जब मिलिट्री कहीं भी एरिया में जाके पहरेदारी करना या ऑब्जर्वेशन करती है या निगरानी रखती है तो उसको हम बोलते हैं रिकनाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी न्यूज़ में सुनिए, जब भी आप डिफेंस रिलेटेड कोई भी वर्ड सुनेंगे, जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, सीडीएस बिपिन रावत जब भी किसी बॉर्डर एरियाज में जाते थे तो बाइनोकुलर से जब भी वो सर्च करते थे तो हमेशा पेपर में ये वर्ड छपता था, दैट इज रिकनाइसेंस। दैट मीन्स उस एरिया की मिलिट्री ऑब्जर्वेशन की गई है। इन 8th क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इट कि रिकनाइसेंस हमेशा मिलिट्री ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है। अब हमने आपको इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि आप इसको जल्दी अपने माइंड से रिमेनिंग रहेगा ही रहेगा, चाहे आप जितना उसको डेज के बाद रिकॉल करने की कोशिश करो ना। रिवैल्यूएशन क्या होता है? आप बोलते हैं ना हमने कॉपी रिवैल्यूएशन के लिए डाली है, तो रिवैल्यूएशन मतलब उसकी रीचेकिंग कराना या किसी चीज़ को दोबारा से ऑब्जर्वेशन में डालना, दोबारा से ऑब्जर्वेशन में डालना, ठीक है। उसको री से कनेक्ट मत करना, दिस इज अ डिफरेंट वर्ड एंड दिस इज अ डिफरेंट वर्ड। हियर री डज नॉट मीन्स दैट यू आर सेइंग समथिंग टू अगेन डू इट, बट यहाँ पे इसका मतलब है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का मतलब है कॉपी की रीचेकिंग कराना। रैटिफिकेशन, अगर आप न्यूज़पेपर से फ्रेंडली हैं या आप किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स को, बिकॉज यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर डिफेंस, तो आप इंटरनेशनल अफेयर्स की तो नॉलेज रखते ही होंगे कि कौन सा कंट्री में कहाँ क्या हो रहा है, इंडिया का कैसे उससे लिंक है, वहाँ पे आपको रैटिफिकेशन वर्ड मिलेगा। रैटिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट होता है या कोई भी ऐसा ट्रीटी होती है तो उसमें जो भी चेंजेस करने के बाद उसको फाइनल किया जाता है तो बोला जाता है फाइनली रैटिफिकेशन हैज़ बीन डन, ठीक है। तो रैटिफिकेशन हमेशा फॉर्मल एग्रीमेंट के टर्म्स में आएगा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन और रिकनाइसेंस में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है ना। रेगुलराइजेशन, जैसे हम रेगुलराइजेशन की बात करेंगे, रेगुलराइजेशन मतलब सिंपल है कि रेगुलरली कोई चीज़ हो रही है, एक पर्टिकुलर शेड्यूल में कॉमन फॉलो हो रही है, तो रेगुलराइजेशन, इसका कोई मतलब इससे रिलेट करता हुआ है भी नहीं, सिर्फ इन्होंने आपको क्यों दिया है जस्ट टू कंफ्यूज यू, हियर इज री, हियर इज री, तो बच्चा इन्हीं में से कोई लगा देगा, बाकी दो सोच भी नहीं सकता। बट इफ़ आई हैव सेड यू कि रिकनाइसेंस का मतलब है ऑब्जर्वेशन करना, तो उसका मेन किससे जाएगा? इन्वेस्टिगेशन करना। दिस इज अ राइट सिनोनिम फॉर दिस वर्ड, फाइन। अब एक बार हम रिकॉल कर ले चारों वर्ड। रिवैल्यूएशन मतलब जब हम कोई कॉपी रीचेकिंग के लिए डालते हैं तो रिवैल्यूएशन है, यानी ये वर्ड तो आ गया। देन रैटिफिकेशन मतलब जब कोई फॉर्मल एग्रीमेंट होता है और उसकी ट्रीटी साइन होती है या कोई भी ऐसा जो कि पूरे अमेंडमेंट के साथ पूरे चेंजेस कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया, उसे हम कहते हैं रैटिफिकेशन। इन्वेस्टिगेशन कब होता है? इन्वेस्टिगेशन में सेम वही चीज़। अब इन्वेस्टिगेशन में भी तो आप उस एरिया को ऑब्जर्व करोगे ना, फॉरेंसिक टीम जाती है जब कहीं भी, सीबीआई वगैरह जाती है, तो इसमें यही आता है ना, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो वही काम तो करती है जो हमारी मिलिट्री कर रही है, तो उसके लिए रिकनाइसेंस यूज़ किया जा रहा है। रेगुलराइजेशन मतलब कोई चीज़ रेगुलर चल रही है। नाउ यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई डॉटर इज माई रेप्लिका, मैंने अभी आपसे बताया था कोई भी बायो का वर्ड आएगा उसका मीनिंग इंग्लिश में उसी तरह इंटरप्रेट किया जाता है। रेप्लिका इज कमिंग फ्रॉम रेप्लिकेशन, एंड री मतलब हमने क्या पढ़ा था कि किसी चीज़ का दोबारा होना। तो रेप्लिकेशन, जैसे हम 10th क्लास में, 9th क्लास में सब ने बायो पढ़ी होगी, राइट, सब 10 तक तो सभी पढ़ते हैं। तो 10th में एक वर्ड आता था डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। जो भी न्यू बेबी होता है उसके अंदर पेरेंट्स के जब कॉपी होती है तभी तो वो आता है, तो यानी रेप्लिकेशन वहीं से आया है। तो माई डॉटर इज माई रेप्लिका कहीं ना कहीं, एज आई हैव सेड यू कि हमारा बायो से रिलेटेड वर्ड है, यानी बायोलॉजिकल वर्ड है। तो रेप्लिकेशन से मतलब किसी चीज़ का कॉपी बनना। अब आता है प्राइड। अब जिसको नहीं पता है वो तो माई डॉटर इज माई प्राइड में बहुत अच्छा फील करेगा कि हाँ इसका यही तो मतलब होगा, माई डॉटर इज माई प्राइड, यानी मुझे अपनी बेटी पे अभिमान है, वो मेरा अभिमान है, ठीक है। अब आता है वर्ड क्लोन। क्लोन इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल वर्ड। अब आपको नहीं भी पता है तो आप सीधा सोचेंगे कि लव, प्राइड और ओरिजिनल, 3 वर्ड तो नॉर्मल लग रहे हैं, यानी प्राइड और लव तो नॉर्मल है। ओरिजिनल मतलब होता है एक्चुअल कॉपी, एक्चुअल कॉपी तो नहीं है क्योंकि रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी। अब बचा क्या? क्लोन। किसी भी बच्चे ने जिसने 10th में बायो पढ़ी है उसने ये वर्ड पढ़ा है, क्लोन मीन्स आइडेंटिकल कॉपी। तो यहाँ पे उसको समझ में डायरेक्टली आ जाएगा कि रेप्लिकेशन मतलब कॉपी और क्लोन उससे डायरेक्ट कनेक्टिंग वर्ड है। तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू नॉट हैव टू लीव इन एनी कॉस्ट इन योर एग्जाम्स। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को आपको डील करना ही करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार इसको इनसाइट दीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, इसको फुल एंथुजियाज्म से करेंगे जैसे हमने 9 क्वेश्चंस को किया था, और उसके बाद आप जाके उसको प्रैक्टिस करोगे एंड देन यू विल ऑब्जर्व कि कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। फाइन।
द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। मतलब एक नॉर्मल सी बात अगर मैं हिंदी में समझाऊँ तो उसने बोला कि वो लड़की जो स्टोरीज लिखती थी, सारे राइटर्स ने उसकी स्टोरी ऐसी थी जिसने उसको सबसे अलग खड़ा करा, यानी कि शी वॉज ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट अच्छे में भी हो सकता है, ऑड वन आउट नेगेटिव में भी हो सकता है। जो बच्चा होगा उसको लगेगा स्टैंड आउट है तो मतलब कुछ अच्छा ही लिखा होगा, बट एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं। तो सार्डोनिक नेचर, हमें वर्ड का मतलब नहीं पता है, आई एम श्योर 95% बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होगा, बट हम एक बार वर्ड देखते हैं। कंपैशनेट मतलब क्या होता है, जब हम किसी के लिए बहुत लविंग या बहुत ही केयरिंग जेस्चर शो करते हैं, देन इट इज कंपैशनेट। ओके, नेक्स्ट इज इंसाइटफुल। इंसाइट देने का मतलब है कि किसी चीज़ को अंदर तक जाके ऑब्जर्व करना। जैसे हमने बोला कि हम कहीं का इंसाइट, आई जस्ट वेंट टू टेक द इंसाइट ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। तो इंसाइट ऑफ पर्टिकुलर प्लेस का मतलब है कि मैं बस वहाँ का देखने गया था, टोटल ओवरऑल ऑब्जर्व करने गया था कि वहाँ चीज़ें अंदर से कैसे काम करती हैं। नाउ मॉकिंग एंड कॉमिक। कॉमिक सबको पता है, कॉमिक्स पढ़ते थे तो वो उसमें क्या होता था, लाफिंग सिचुएशंस होती थी, या फिर ऐसा होता था कि कोई कॉमिक यानी कॉमेडी से रिलेटेड है या कॉमेडी से ही ये वर्ड राइज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉमिक। अब इंसाइटफुल मतलब डीप एनालिसिस, और इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। इनसाइट, साइट मीन्स रिलेटेड टू आइज, तो अंदर तक उस चीज़ को देख के ऑब्जर्व करना। कॉमिक इज रिलेटेड टू कॉमेडी एंड मॉकिंग इज रिलेटेड टू, मॉक मीन्स आप मॉक टेस्ट लगाते हो, उसी तरह से मॉकिंग है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। मॉक मीन्स आप बस एक एग्जाम्पल कर रहे हो बट वो चीज़ वैसे होगी नहीं। मॉकिंग का मतलब होता है जब आप किसी का व्यंग करते हो, यानी कि किसी का मजाक बनाते हो, तो वाई आर यू मॉकिंग एट हिम, या किसी का मजाक उड़ाने को हम बोलते हैं मॉकिंग। नाउ सार्डोनिक का मतलब भी यही होता है, वेन एवर वी मॉक, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हर बच्चे को डील करना चाहिए। जैसे कि हमने सारे वर्ड्स के मतलब तो समझ ही लिए थे। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो बी वेरी केयरफुल। अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग गेस से करो, अदरवाइज जस्ट ट्राई टू लीव इट, जस्ट गिव अ रिलैक्सेशन, क्योंकि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बना होता है। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग जैसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आधे बच्चे उसी की वजह से बाहर होते हैं और आप उसी की वजह से अंदर होगे अगर आप स्ट्रॉन्ग गेस या राइट क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब इसमें आया कंपैशनेट मतलब कुछ अच्छा। अब इस सेंटेंस को पढ़ के सब पॉजिटिव सोचेंगे, बट मैं आपको बताती हूँ सार्डोनिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मॉकिंग, यानी कोई ऐसी चीज़ बताना जो सबसे अलग निकल गई। और दूसरी बात क्या होती है, सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना सनक चढ़ना। अब सिनिकल दो तरह से होता है, एक नेगेटिव सेंस में जब कोई नेगेटिवली सिनिकल होता है कि ही मर्डर्ड हर बिकॉज ही वॉज सिनिकल। ठीक है, अब पॉजिटिव वे में कैसे होता है, जैसे आपने कहा नहीं इस बार नहीं निकला बट नेक्स्ट टाइम मैं निकाल के रहूँगा, आपको जुनून चढ़ जाता है, आपको सनक उस चीज़ की चढ़ जाती है कि नहीं मैं 8 घंटे पढ़ने पड़े, 9 घंटे पढ़ने मुझे करना है, तो आप सिनिकल हो, उस समय आप पॉजिटिवली सिनिकल हो। और जब आप कोई नेगेटिव एक्शन को अंजाम देते हो सिनिकल होने की वजह से, तब वो नेगेटिवली जाता है। तो सिनिकल और मॉकिंग का मतलब यहाँ पे ये जा रहा है कि बिकॉज हिज बिहेवियर वॉज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स एंड ही वॉज मॉकिंग एट पीपल इन हिज पोएट्री, सो ही स्टैंडर्ड अमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। एकदम अलग ही दिखा, मतलब जो मेन काम होता है राइटर्स का, एक अच्छी चीज़ें लिखना जिससे कि लोग इंस्पायर हो या मोटिवेट हो या एक लेसन बने, उसने उसके एकदम विपरीत यानी अपोजिट काम किया। तो ये एक ऐसा वर्ड था, एक नेगेटिव वर्ड था, और इसीलिए इसका जो हमने मीनिंग निकाला वो मॉकिंग निकाला। सो विद दिस 10 क्वेश्चंस व्हेन यू विल रिकॉल इट, आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे डील करना है। और 10 क्वेश्चंस के साथ आप अगर इसको सही से ऑब्जर्व करो तो 10 × 4 करके देख लीजिए, 40 + 10 जो एक्चुअल वर्ड्स थे, 50 क्वेश्चंस या 50 रैंडम वर्ड्स आपको एनालिसिस में वोकैब में तैयार हो गए। With this, thank you so much. Jai Hind. I hope we will meet again in the next class. I hope you enjoyed the session as well. Thank you.